चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। शांत रहो सभी लोग, आवाज ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, द्विघात बहुपद पहले से पढ़ा चुके हैं। जो लोग दूसरा का चैप्टर पढ़े होगे ना, तो दूसरा का चैप्टर का आधा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। सेकेंड वाला पढ़े थे ना दूसरा का चैप्टर है। दूसरा का चैप्टर का नाम क्या था? बात करो बहुपद। चैप्टरों का नाम नहीं याद है, अभी बनाना तो दूर का बात है, चैप्टरों का नाम नहीं याद हो रहा है। ना बढ़िया से, बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे, बहुत मन लगेगा। अब करोगे उल्टा पुल्टा तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक हो सभी लोग? आदि ठीक हो ना? मना के कह रहे हैं ठीक मत रहो, सोचो कि कहाँ कहाँ गलती हो रहा है, पढ़ो बढ़िया से। जो छूट गया है उसको भी पूरा करो, एकदम एक्सरसाइज 1.1 से बनाना शुरू करो ना। क्या दिक्कत हो रहा है तुम लोग के पास? टाइम का कमी है? जिसको मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है पूछो हमसे कि कैसे क्या करेंगे। पूछोगे यहाँ से कि कैसे बनाए कि कसम कंप्लीट हो, तो बताएंगे तब ना होगा। कि पहले ही से प्रॉब्लम है, जाके घर और ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक्सरसाइज बढ़ते जाएगा तो प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा ना। वो अब पहले ही से समझ में ना आ रहा है, चौथा चैप्टर शुरू होने वाला है। अब जिसको दूसरा का कंप्लीट ना है, जिसको दूसरा का चैप्टर कंप्लीट ना है, चौथा समझ में ना आएगा। हम क्या बोले हैं कि दूसरा का चैप्टर से आधा चीज इसमें पूछेगा, बस उसमें द्विघात बहुपद पढ़े थे, इसमें क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। उसमें पढ़े थे हम लोग ax² प्लस bx प्लस c, ये पढ़े थे ना। इसमें पढ़ेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बस एकदम बराबर 0 लग जाएगा। बराबर 0 लगने का मतलब कि किसी निश्चित अंक से क्या होगा? तुलना। तुलना को क्या कहते हैं? समीकरण। तो वही चीज है, सेम टू सेम है, बस इसमें एगो दूगो विधि एक्स्ट्रा आ जाएगा। जैसे हम लोगों को दूसरा का चैप्टर में गुणनखंड विधि पढ़ना था, केवल गुणनखंड विधि ना। जैसे ये क्वेश्चन था x² प्लस 7x प्लस 10, इसको हमको तोड़ना था, x का मान निकालना था। x का कौगो मान निकलेगा? घात 2 है तो x का कौगो मान है? 2 को। तो गुणनखंड विधि से x का मान निकाल देते हैं हम लोग। लेकिन इसमें हम लोग 3 गो विधि पढ़ेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि, द्विघातीय सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि, 3 गो विधि पढ़ना है, ठीक है ना। तो एगो विधि तो वह आएगा गुणनखंड में, तो जो दूसरा का चैप्टर पढ़ोगे वही वाला एकदम सेम टू सेम इसमें भी आएगा। तो पता होना चाहिए ना। दूसरा का चैप्टर का नाम पूछ रहे हैं, नाम तक पता नहीं है, बताओ। कुछ पूछ रहे हैं तो बोलो, हमको भी अच्छा लगेगा कि हम पढ़ा रहे हैं तो समझ में आया है, तब ना हम आगे पढ़ाएंगे। हमको लगेगा कि हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को कुछ आ ही ना रहा, तो हमको पढ़ाने से कुछ फायदा होगा? तुमको पढ़ने से भी कुछ फायदा नहीं होगा। जिसको जो दिक्कत हो रहा है क्लास में ही बोलो, ना समझ में आ रहा तब भी बोलो। पीछे का कोई चीज टॉपिक छूट गया है, अलग से आके पूछो। अभी बहाना मत बनाओ कि हम लोग शादी में चले गए थे, पापा का शादी था, मम्मी का बच्चा था, ये सब मत बोलो। तुम लोग का ये बहाना रहता था। बहेरा वालों के घर की गोतिया में शादी था, पूरा बहेरा गायब था कदम। अरे 1-2 साल पहले आते, गोड़वा हाथ तोड़ देते हैं। आए वो बढ़िया बैच में, मरा ना रहे हो सब ना। अब देखो समझो, अब यहाँ पे ध्यान से बढ़िया से समझो। हम बोल रहे हैं तो अपने में बतिया रहा है सब कुछ है। द्विघात चाहिए, दूसरा का चैप्टर का नाम तो दोनों की आवाज ना निकल रहा है, अच्छा ना लगता है तनी। चलो बताओ 5वां चैप्टर का नाम। जब उस समय इतना आवाज ना आया था, 5वां ना पढ़ाए तो वो आवाज आ रहा है, तो दूसरा का पूछे तो आवाज ही ना आया था। एकदम हमको डीमोटिवेट कर देते हो तुम सब, मन ना करता है पढ़ाने का। चलो देखो ध्यान से समझना कि द्विघात समीकरण किसे कहेंगे। सबसे पहले द्विघात समीकरण पे पहुंचेंगे ना, तो जिसको जिसको दिक्कत होगा थोड़ा बहुत बेसिक में, यानी कि वो दूसरा का चैप्टर कंप्लीट ना किया है, तो सभी लोग जाना, दूसरा का चैप्टर का नोट्स उठाना, बढ़िया से पढ़ना, ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं तो एक बार हम तुम लोगों को रिवीजन करा देते हैं। देखो सबसे पहले पढ़ाए थे तुम लोगों को बहुपद, दूसरा का चैप्टर में क्या पढ़ाए थे? बहुपद। लेकिन बहुपद के जगहिया पे इसमें क्या मिलेगा? समीकरण। द्विघात बहुपद था ना उसमें, लेकिन बहुपद पढ़े थे, बहुपद के जगह इसमें क्या मिलेगा? समीकरण, ठीक है ना। बहुपद गायब हो जाएगा। तो बहुपद का उसमें कौ गो प्रकार होता है? 2 गो, एगो पद के आधार पर, एगो घात के आधार पर। इसमें भी समीकरण का 2 गो प्रकार कर लो। एगो पद के आधार पे इधर हो जाएगा, घात के आधार पे इधर लिखेंगे, पद के आधार पे।
पद के आधार पर। दूसरा का क्या होगा वो? घात के आधार पर। घात के आधार पर। अब देखो समझो यहाँ से पद के आधार पे मतलब इसको ये याद करने वाला नहीं है। कोई भी चीज मैथ में जो टॉपिक आता है उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको समझ में आना चाहिए। अच्छा बताओ, हम लिखेंगे 2x² + 7, ये कौन सा समीकरण है? अरे ये समीकरण ही नहीं है। अब बताओ कौन सा समीकरण है? पद के आधार पे द्विपदी समीकरण। कौगो पद है इसमें? एक और ये दो। कौगो पद है? एगो पद रहेगा तो एक पदी समीकरण, दो गो पद रहेगा तो द्विपदी समीकरण, तीन गो रहेगा तो द्विपदी। ना बता सकते हो? ये याद करने का कोई जरूरत है इसमें हो? तो पद के आधार पे कौन कौन सा आएगा? एक पदी समीकरण। लेकिन बहुपद पढ़ाए थे तो लिखे थे एक पदी बहुपद। याद आ रहा है कुछ? फिर इसके बाद था द्विपदी समीकरण। फिर क्या है वो? त्रिपदी समीकरण। ऐसे ही ना 4 पद 5 पद बहुत सारा आते रहेगा, तो बस ये बेसिक सा समझ लेना है। ये बताओ 2x = 0। अगर एक बताओ तो x का मान 0 हो जाएगा, 2 गुणा में हो जाएगा आगा। ये बताओ 2x = 7, द्विपदी में रखेंगे त्रिपदी की एक पदी में? द्विपदी में। +7 इधर आएगा -7। अच्छा ऐसे तीनों ना, 1 और 2, ठीक है, द्विपदी में। तो लिख पाओगे ना? वैसा समीकरण जिसमें पदों की संख्या 1 हो, वैसा समीकरण जिसमें पदों की संख्या 2, वैसा समीकरण जिसमें पदों की संख्या 3 ना लिखा पाएगा तीनों। ये फालतू चीज है, इससे कोई मतलब नहीं, बस बता दिए हैं। अब देखो इधर है समझने वाला, इसी पे चैप्टर चलेगा। चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात, ठीक है। तो इसी में ना आएगा घात के आधार पे। ये वाला टॉपिक बढ़िया से एकदम ढंग से समझ लेना, ठीक है। सभी लोग ध्यान देना इधर। पहिल का तुम लोग को मिलेगा शून्य घात, इसी को कहते हैं शून्य घात या शून्य समीकरण। बहुपद में पढ़ाए होंगे तो लिखेंगे शून्य बहुपद, इसमें क्या बोलेंगे? शून्य समीकरण। लेकिन समीकरण में शून्य क्या करोगे? अंक को किसी के बराबर करोगे, लिखेंगे इसे 3 = 7। जब दूसरा का चैप्टर तुम लोग को पढ़ाए थे ना, तो उसमें लिखवाए थे पहले का सूरत क्या हुआ था? शून्य बहुपद, जिसमें चरों का अधिकतम घात कितना था? शून्य। बहुपद में था, समीकरण में नहीं। देखो बहुपद में जैसे 3 और 3 के यहाँ चर का घात कहेंगे तो चर का घात क्या है? 0। तुम लोग को एक चीज पता है कि किसी का भी घात 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। 3 है कम, 3, यानी कि 3 को ऐसे लिख सकते हैं ना कि 3x के पावर 0। 3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 3x के पावर 0। x के पावर 0 का वैल्यू 1 है, 1 में 3 में गुणा होगा, फिर से क्या आ जाएगा? 3। तो इसको क्या कहते थे? शून्य बहुपद। अंकों को ही क्या कहा जाता था? लेकिन समीकरण में इसको किसके बराबर करें हम? 3 को 3 के ना बराबर कर सकते हैं। 3 को अगर चर के बराबर करोगे तो x का घात कितना आ जाएगा? 1। इसका आ शून्य घात। तो समीकरण में शून्य घात नहीं आएगा। तो शुरुआत कहाँ से होगा? रैखिक। एक घातीय बोलते हैं, अच्छा इसी को क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। पढ़ाए थे तीसरा चैप्टर में रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब तुम लोग को बताए थे घात 1। एग्जाम्पल इसका 2x + 3 = 0। यहाँ देखो चर x, चर का घात क्या है? कुछ नहीं है तो घात 1। तो इसको कौन सा समीकरण कहेंगे? रैखिक समीकरण, चाहे एक घातीय समीकरण। पहचान में आ जाएगा। इसके बाद आता है द्विघातीय समीकरण, जो हम लोग को पढ़ना है। द्विघातीय या द्विघात एक ही चीज है, अलग अलग नहीं। द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण का मतलब वैसा समीकरण जिसके चरों का अधिकतम घात, वैसा समीकरण जिसके चरों का अधिकतम घात 2 हो। जैसे x² + 7x + 10 समीकरण है तो क्या डाल दोगे? बराबर 0। अगर बहुपद होता तो बराबर 0 नहीं डालते, ठीक है ना। तो देखो घात के आधार पे पहला समीकरण मिलेगा रैखिक समीकरण, जिसके चरों का अधिकतम घात 1 हो। इसमें जिसके चरों का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। लिख पाओगे ना? एग्जाम्पल ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसका व्यापक रूप लिखना सिखाए थे तुम लोग को दूसरे चैप्टर में और तीसरे में। अभी चौथों में वही चीज होगा, अलजेब्रा ही है। इसके बाद पढ़ोगे तो क्या आएगा?
त्रिघातीय समीकरण। वैसा समीकरण जिसके चरों का अधिकतम घात 3 हो। वैसा समीकरण जिसके चरों का अधिकतम घात 3 हो। जैसे 3x के पावर 3 7x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8 बराबर है अधिकतम घात। देखो छोटका नहीं देखना है, हम बार बार बोल रहे हैं अधिकतम है। देखो घात 2 है, घात 1 है, घात 0 भी है, ये सब नहीं देखना है, अधिकतम देखना है। अधिकतम घात कितना है? तो ये कौन सा समीकरण है? इसमें अधिकतम घात 2 त्रिघातीय समीकरण, इसमें अधिकतम घात 1 है। 1 को कहते हैं रैखिक चाहे घातीय। लिखा जाएगा ना, इसका डिफिनेशन लिखोगे। वैसा समीकरण जिसके चरों का अधिकतम घात एग्जाम्पल डाल लोगे। इसमें वैसा समीकरण जिसमें चरों का अधिकतम घात इसका बोलो चरों का अधिकतम घात 3 हो। एक एग्जाम्पल, एक अपने से एग्जाम्पल डाल देना। अब आता है व्यापक रूप का नियम। ठीक है कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। व्यापक रूप सिखाया था दूसरा का तीसरा का चैप्टर में। बस इसमें बराबर क्या लगा दोगे? रैखिक समीकरण का रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बताए थे ना। इसका व्यापक रूप इधर व्यापक रूप लिख देते हैं। व्यापक रूप इसका होता है ax प्लस b, बहुपद में लिखवाए थे। इसके क्या डाल देंगे? 0। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण का है। अगर 2 चर वाला लिखना होगा तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। द्विघात का यानी कि ax स्क्वायर प्लस c बराबर। त्रिघात का लिखना होगा तो ax cx प्लस b बराबर 0। व्यापक रूप याद करना जरूरी है, याद करना ही होगा तुम लोगों को। ठीक है ना। व्यापक रूप का मतलब कुछ नहीं होता है। व्यापक रूप का मतलब होता है कि बनावट किस तरह से होगा। अगर द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण का बनावट किस रूप से होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। अगर ऐसा दिखाई देगा तब क्या बोलेंगे? अगर ऐसा दिखाई देगा तो क्या बोलेंगे? त्रिघात। जैसे होता है ना, हो मूड़ी दिखाई दे, बाहर हाथ शरीर गोड़, तो एक क्या बोलते हैं? आदमी मनुष्य। तो ये व्यापक रूप हो गया। हाथ होता है 2 गो, खोपड़ा तुम लोग का खाली रहता है। तो व्यापक रूप मतलब क्या है? बनावट उसका। तो बनावट इस रूप में दिखाई देगा तो इसे बता सकते हो ना। अगर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 लिखे त्रिघातीय समीकरण। कोई दिक्कत है? त्रिघातीय का त्रिघात बोल देना, द्विघातीय को द्विघातीय के बात है, अलग अलग नहीं है। कोई दिक्कत है? ये जो भी बताए दिक्कत हुआ है किसी को? 3 बार बता दिए हैं, दूसर को चैप्टर में, तीसर को में और चौथ को में। एक बात दिक्कत हो जाए, वहाँ पर किसका तस्वीर बना के नाम लिख देता है रे। चलो शांत हो गया? कोई दिक्कत है? एक बार इसको शॉर्ट नोट करके उतार लो। शॉर्ट नोट बताए थे ना, उस प्रकार से उतार लो। किसी का भी डिफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, लिख लोगे ना। चलो उतारो जल्दी। हेडिंग डालो कपार पे। इसमें तुम लोगों को किसी को भी दिक्कत है कुछ याद करने में? व्यापक रूप याद हो जाएगा सभी लोगों को? कोई दिक्कत ना है ना? फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल हम शुरू करें ना तो कोई बोल ना पाए। किसी को दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है अभी के अभी बोल दो। आज शुरुआत हुआ है, आज बता देंगे। अगर दिक्कत होगा तब याद हो जाएगा सभी लोग को ना। देखना दिक्कत ये जैसे तुम हम पूछेंगे ना बताओगे तो हमको बड़ा दिक्कत होता है, पढ़ा ना पाएंगे आगे। हमको देखो, हम जब तक पढ़ाएंगे जब तक हमको लगेगा ना कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। हमको थोड़ा सा भी लगा कि मेरे पढ़ाने से समझ में नहीं आ रहा, जब पढ़ाना बंद कर देंगे, वही जब पढ़ाएंगे। याद करके आओ, अच्छा लगेगा। हमको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, तुम लोग को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। सारा डिफिनेशन तुम लोग अपने से एक बार घर पे लिख लेना। एक शॉर्ट नोट बना लेना। जैसे शॉर्ट नोट है छोटा सा है ना, ये छोटा सा बना लेना है और घर पे टाइपिंग याद रहेगा। एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा है क्या? क्वेश्चन पढ़ो तो प्रतिस्थापन होगा शायद इसमें। अच्छा, प्रतिस्थापन से हल करना है। बोलो क्वेश्चन बोलो। रुक जाओ, एक क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है ना? सभी लोग समझ लो, बोलो। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद और 30 रुपए में खरीदे। ऐसे रुक जाओ, स्थिति एक पता चल गया ना। 7 गो बल्ला यानी कि बैट और 6 गो गेंदा। 7 गो बैट खरीद रहा है और 6 गो गेंदा। उसके लिए कौ रुपया पेड कर रहा है? 3800 रुपया दे रहा है। तो यानी कि 7 गो बल्ला का मूल्य
7 बल्ला का अब प्लस में कौ गेंदा है वो 6 गेंद दोनों का जोड़ के कौ रुपया दे रहा है 3800। दिक्कत ये है ना कि एको बल्ला का रेट पता नहीं है हम लोग को और एको गेंदा का रेट पता नहीं है, तो मान लेंगे कि माना कि प्रत्येक बल्ला, प्रत्येक मतलब एक है, प्रत्येक बल्ला का मूल्य जो है कितना मान लेंगे 100 रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या मान लेंगे 22 रुपया। स्थिति 1 चलेंगे, प्रश्न से स्थिति 1 है। बल्ला का मूल्य कितना पता चला है x ना, एगो का x तो 7 गो का, एगो गेंदा का दाम y तो 6 गो का, दोनों मिला के कितना 3800 ना बन गया इक्वेशन। दिक्कत हो रहा है किसी को हो कर दोगे समीकरण 1। स्थिति 2 बोलो 3 गो वाला और 5 गो गेंद। 3 वाला यानी कि 3x है, 5 गो गेंदा है हो, 5 गेंदा मतलब है 5 y, दोनों मिला के कौ रुपया देना है 1750 रुपया। समीकरण है तो क्या करना है, इसको हल करना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विलोपन वर्गीकरण जो भी कर लोगे हो जाएगा। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रतिस्थापन नहीं हो रहा है। चलो देखो प्रतिस्थापन का नियम पता है ना, समीकरण 1 से चल के समीकरण 3 लिखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है 7x + 6y बराबर 3800। थोड़ा फास्ट बना दें, x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो देखो 3800 अब प्लस 6y इधर आएगा माइनस 6y, 7 गुना में इधर आएगा, 7 गुना में इधर आएगा। समीकरण किसका मान निकला है, तो समीकरण 2 में x का लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर लिख पाओगे ना। तो 2 कहाँ पे है 3x + 5y, तो देखो 3 x के जगह पे कितना लिखना है 3800 माइनस 6y बटा में 7। फिर बाद में क्या है उस समीकरण 2 में प्लस 5y बराबर 1700 प्लस 5y बराबर 1750। कर लो गुणा 3800 से 3 में गुणा करने आएगा ना, तो देखो 0 0 3 8 24 के 4 3 3 के 9 2 11400 3 6 18y बटा में क्या रहेगा हो 7 प्लस 5y बराबर 1750। अच्छा ये बताओ कि भाई भागा में 7 होने गुणा में भेज सकते हैं क्या, नहीं भेज सकते हैं, पहले ये प्लस लगा हुआ है। बाटा में भेजने का मतलब कि सबके बाटा में होना चाहिए, सबके बाटा में नहीं है, तो पहले ही जब बाटा में 1 लेके क्या करेंगे बाटा पके, तो 7 और 1 का एलसीएम है, जो करते हैं दोनों आ जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस 7 5 35y बराबर 1700। 17 भागा में होने भेज देंगे गुणा में 11400। ये कितना होगा 35 से 18 घटाओगे तो 17, अरे बोलो प्लस में कि माइनस में 17y 1750। अब भागा में 7 था इन्हें भेज दिए गुणा में, तो देखो 11400 प्लस 17y गुणा होगा ना वो 0 7 5 35 7 7 403 52 7 1 7 7 5 12250। याद कर लियो का हो, कॉपी से देख के बोलते हो। चलो देखो प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 17y बराबर 12250, ऐसे से जाएगा 11400 माइनस करो कितना आएगा 17y बराबर 0 से 0 5 कितने पहुंचे थे 12 से 4 घटेगा 8 11 से 4 7 इतने आएगा ना वो, हाँ बोल रहे हो सत्य हो गया 0 से 0 5 से 0 5 12 से 4 घटेगा 12 से 4 घटेगा 11 11 से 11 850 होगा, 11 से 11 0 हो जाएगा ना 850। 17 गुणा में होने जाएगा भागा में, 17 से 850 घटाओगे तो y बराबर 17 5 50, यानी कि एक सोचिए एक गेंद का मूल्य y, एक गेंद का मूल्य कितना आ गया 50। समीकरण 3 से 1 से अच्छा 3 से दोनों से बनकर ऐसे आसान पड़ता है किससे 3 से। समीकरण 3 से चलेंगे x का मान निकाल लोगे हो जाएगा वो। शुरुआत करेंगे हम लोग कहाँ से, इसके डिफिनेशन से, और इसका जितना सारा बेसिक है द्विघात बनता किससे ये सब हम दूसरा का चैप्टर तीसरा का चैप्टर में बता चुके हैं, कल भी बता दिए थे पिछले क्लास में, ठीक है ना। तो चलो देखो इसमें
द्विघात समीकरण यानी कि वैसा समीकरण जिसके चरों का अधिकतम घात, चरों का अधिकतम घात है 2 हो, उसे क्या कहेंगे? लिखवा दिए थे ना, द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल लिखवा दिए थे। एग्जाम्पल के बाद व्यापक रूप लिख लिए थे। व्यापक रूप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax² प्लस bx होता है, यही ना हो। ध्यान रखना, द्विघात समीकरण का व्यापक इन्वर्टेड कोमा दिए, डबल इन्वर्टेड कोमा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप याद रखना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर कोई इक्वेशन इस रूप में रहेगा तो क्या कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, अगर इस रूप में नहीं रहेगा तो कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत इसमें? चलो ये देखो 4.1 का बेसिक कितने हैं, तो चैप्टर वाइज बेसिक पढ़ा देंगे, पूरा बेसिक खत्म कर ले। चैप्टर हल करने की कुल कितनी विधियां हैं, ठीक है? तो द्विघात समीकरण को हल करने की कुल कितनी विधियां तुम लोग को कल बताए थे हम? कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। द्विघात समीकरण को हल करने की कुल कितनी विधि? 3 विधि। बता सकते हो कौन कौन सा हो? पहिलका में पढ़ना होगा तुम लोगों को गुणनखंड विधि, ठीक है ना? फिर तुम लोगों को एक नया विधि पढ़ना होगा द्विघातीय सूत्र, ठीक है ना? उसी को द्विघात सूत्र कहा जाता है। द्विघात एक ही चीज है, द्विघातीय सूत्र। ये बताएंगे तुम लोग को द्विघातीय सूत्र होता क्या है, अभी के लिए बस याद कर लो। अब फिर इसके बाद एक और आता है जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि, होल स्क्वायर मेथड। देखो जी, इसको पढ़ते क्या है हम लोग? a प्लस बी का होल स्क्वायर, इंग्लिश है ना ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल मतलब पूरा, पूर्ण, स्क्वायर मतलब वर्ग, पूर्ण वर्ग, इसी पे क्या बन जाता है? विधि, पूर्ण वर्ग विधि। पूरी तरह क्या होना चाहिए? वर्ग होना चाहिए। उसी पे एक विधि दिया गया है, उसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग विधि। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इसको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बोलते हैं? होल होल स्क्वायर। तो होल का मतलब क्या होता है? पूर्ण या पूरा, स्क्वायर मतलब वर्ग। तो वो हिंदी में लिखे हुए हैं, यानी कि हम लोग जब इसको पढ़ेंगे ना, इस विधि को पढ़ेंगे तो क्या आएगा हम लोगों को? a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पूर्ण वर्ग विधि में ये ना पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं गुणनखंड विधि। तो चलो देखो, द्विघात समीकरण को हल करने की कुल कितनी विधि? 3 को, गुणनखंड, द्विघातीय और पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है ना? पहला विधि शुरू करेंगे जिसका नाम क्या होगा? इसमें नया हम लोग पढ़ेंगे द्विघातीय सूत्र और पूर्ण वर्ग। जब पूर्ण वर्ग विधि सीखेंगे ना तो उसी में आ जाएगा द्विघातीय सूत्र, दोनों एक ही चीज में। इसका जो लास्ट आंसर होता है ना उसी को क्या कहते हैं? द्विघातीय सूत्र। अच्छा, तुम लोग को वज्र गुणन विधि पढ़ाए थे पिछला चैप्टर में, याद है? उसमें वज्र गुणन के लास्ट में ना x और y का 2 सूत्र मिलता है, याद आ रहा है कुछ? अरे b1 c2 करके, हाँ, तो x और y का 2 सूत्र मिलता था। तो वज्र गुणन विधि से चलते थे तो x और y का 2 सूत्र मिलता था ना, तो सही पूर्ण वर्ग विधि से चलेंगे ना तो x का 1 सूत्र मिलेगा, x का 1 सूत्र मिलेगा। उसी सूत्र को कहते हैं द्विघातीय सूत्र। तो जब पूर्ण वर्ग विधि पढ़ेंगे तो उसी समय क्या क्लियर हो जाएगा? द्विघातीय सूत्र। दोनों एक ही चीज में हो जाएगा, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका द्विघातीय सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में। अभी बड़ी भारी लग रहा होगा, बाद में बहुत आसान लगेगा। मैथ का एक नियम है कि जितने ज्यादा प्रैक्टिस उतने आसान, ठीक है ना? अगर किसी को लगता होगा ना कि हम बहुत महान हैं, हम ना पढ़े शुरू से, अभी पढ़ना शुरू करेंगे मैथ आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैथ रेगुलरिटी मांगता है, जो रोज पढ़ेगा उसी को मैथ आएगा, नहीं तो नहीं आता है। तो देखो, इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ये फॉर्मूला याद ना करोगे ना तब भी याद हो जाएगा, ठीक है? तो अभी तो तुम लोग को अलग टाइप का लग रहा होगा, नया फॉर्मूला आ गया है, तो उसको लेके डरना नहीं है, अभी ध्यान मत देना इस पे। बाद में ये अपने आप से याद हो, बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर। एक बात याद रखना, रूट का जो मान होता है वो प्लस में और माइनस दोनों होता है। जैसे रूट 25 का जो वैल्यू होता है ना, क्या होता है? 5 होता है, लेकिन वास्तविक वैल्यू होता है प्लस माइनस 5। जो भी रूट में संख्याएं होती है ना वो प्लस में भी होती हैं और ही माइनस में भी होती है, लेकिन हम लोग ज्यादातर क्या लेके चलते हैं? प्लस लेके चलते हैं। लेकिन जहां जरूरत होगा माइनस का
तो वहाँ क्या लेना पड़ेगा, -o लेना पड़ेगा। तो अब इस चैप्टर में ये सब ध्यान रखना है कि रूट का कोई भी वैल्यू बाहरी निकलेगा तो क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा। चलो एक टॉपिक आएगा, नया टॉपिक आएगा जिसे हम लोग कहेंगे विविधकर और विवेचक। उसके बाद हम लोग विधि शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो इतना बात याद रखना, द्विघातीय समीकरण को हल करने की कुल कितनी विधियां, 3 विधि। 3 विधि, ये पारापारी सब विधि सीखेंगे। जैसे ये बीजगणितीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधि था ना, कौन कौन सा, विलोपन, प्रतिस्थापन। तो सही द्विघातीय समीकरण को हल करने का 3 विधि मिला है। तीनों जिसे सीखे थे ना वो सही ये तीनों सीख जाएंगे। कोई दिक्कत है? तो चलो देखो, ये तीनों अभी सीखेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले एक नया टॉपिक है उसको देख लेते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग विविधकर। विविधकर या इसी को कहा जाता है, नहीं पता है, विवेचक। विविधकर या विवेचक, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डी से हम क्या कहते हैं, डी है वो, कितना बढ़िया दिखाया था। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इसका इंग्लिश इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। विवेचक, देखो विविधकर और विवेचक दोनों को सूचित किया जाएगा, तो दोनों को किससे सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। विविधकर और विवेचक को किससे सूचित किया जाता है, डी से। कोई पूछेगा विविधकर और विवेचक होता क्या है, तो कुछ ना होता है, दिखाई दे रहा है रूटवा में, कौन सी है, b² - 4ac। तो जो b² - 4ac है ना, इसी के मान को हम लोग कहते हैं विविधकर या विवेचक। कोई पूछेगा विविधकर विवेचक क्या होता है, तो b² d बराबर b² - 4ac, यानी कि b² - 4ac के मान को विविधकर या विवेचक क्या है। गुणांक हम पहले पढ़ा चुके हैं दूसरा का तीसरा का चैप्टर में। जिसको गुणांक में दिक्कत होगा ध्यान से समझ लो। गुणांक किस पे जो पढ़ना है, पढ़ना क्या है, ax² + bx + c बराबर 0। तो a किसका गुणांक है, a को कहेंगे x² का गुणांक, ठीक है। इसके बाद b किसका गुणांक है, गुणांक का मतलब कुछ नहीं होता है, जिसके गुणा में है उसका गुणांक। b किसके गुणा में है, x का, तो कहेंगे इसको x का गुणांक। लेकिन एक जगह ये किसी के गुणा में नहीं रहता है, ये संख्या रहता है कुछ ना, 5 4 इसे करके कुछ संख्या रहेगा, तो इसको कहा जाता है अचर। ये सब पढ़ा चुके हैं ना हो। चलो देखो, ये डिफिनेशन ना है, याद करने वाला कोई भाग नहीं है, याद करने वाला यहाँ पे। कहेंगे विविधकर विवेचक क्या होता है, तो कहोगे b² - 4ac के मान को विविधकर या विवेचक करते हैं। सारे मूल्य में तरमुड़िया, b² - 4ac के मान को विविधकर या विवेचक करते हैं। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन रहेगा तुम लोग के, x² - 7x + 10 ऐसे करके। अब इसमें कहेंगे विवेचक का मान बताओ, विविधकर या विवेचक का मान बताओ। विविधकर या विवेचक का मतलब किसका, d का। तो d का मान निकालना है तो कैसे निकालोगे, b² - 4ac, b² - 4ac। देखो ध्यान से, इसका हल नहीं कर रहे हैं। हल करने का मतलब क्या है, x का मान। हल करने का मतलब क्या होता है, x का मान। x का मान नहीं निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, केवल विविधकर या विवेचक, यानी कि d का मान निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका कोई पूछेगा विवेचक का होगा तो क्या निकालोगे, b² - 4ac। b का मतलब है x का गुणांक, यही ना हो, -7 का स्क्वायर -4 गुणा a गुणा c, तो गुणा a का देखो x² के गुणांक को a कहते हैं, कुछ ना है तो क्या है गुणा में a का गुणा c के जगह पे क्या है 1 गुणा 10 हो जाएगा यहाँ तक। -7 का स्क्वायर कितना होगा, -49 की 49, पावर में सम संख्या रहेगा, आंसर प्लस। एकदम याद रखना, अगर कोई संख्या माइनस में रहे और पावर में सम संख्या रहे, सम मतलब समझते हो ना, 2 से विभाजित होने वाला, पावर में सम संख्या रहती है, आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर यही पावर में अगर माइनस हो जाए ना, विषम, अगर पावर में विषम संख्या हो जाए तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। अभी ये स्क्वायर है 2, सम है ना, तो इसीलिए प्लस में 49 है,
10 चौके 40 40 घटेगा तो नो बताओ इसके विवेचक का मान कितना हो गया। एक क्वेश्चन लिखो सभी लोग, बोले लिखो 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 का 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक निकालें। 0 का बराबर 0 का विवेचक निकालें। x का मान है, क्या पूछे हैं विवेचक, यानी किसका मान, d का ना। तो d का मान पूछे हैं, तो d का मान किसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर, b के जगह पे क्या है माइनस 2 रूट माइनस 2 रूट 6 स्क्वायर ना, स्क्वायर माइनस 4 गुणे a के जगह पे देखो तो 3 गुणा c के जगह पे 2 कर लो गुणा। देखो यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, पता है ना पावर में सम संख्या तो आंसर प्लस है। रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 6। रूट में अगर कोई संख्या रहे और उसका स्क्वायर करोगे तो संख्या में बाहर आ जाता है। देखो रूट 6 का स्क्वायर किया ना तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या निकल जाएगा 6 माइनस 4 3 12 12 दूनी के 4 6 10 4 6 24 24 माइनस 24 24 में से 24 घटेगा, एक बचेगा वो आया है सभी लोगों का, निकल जाएगा विविधकर विवेचक। चलो कहानी को हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहिल का हम लोग दूसरा का चैप्टर पढ़ के आए, उनका विधि को बड़ी आसान लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा ये। जिसका दूसरा का चैप्टर कंप्लीट होगा ना बहुपद है, अब बहुपद का जो गुणनखंड है 2.2 चैप्टर कंप्लीट होगा, उसका एकदम बहुत आसान लगेगा पढ़ने में। और जो ना पढ़े होगे उस सबको दिक्कत होगा, थोड़ा दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो लोग भी ध्यान दो अच्छा से, ठीक है ना। पहिल का विधि गुणनखंड विधि, थोड़ा एक बार बढ़िया से बेहतरीन तरीके से सब लोग समझ लोगे। दूसरा का चैप्टर पढ़े हो ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, हम ये बताएं कि दूसरा का अगर पढ़े होगे तो अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, ठीक है ना। अगर ना पढ़े होगे तो ध्यान से समझना होगा, तो सभी लोग ध्यान दो बोर्ड पे। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 2x² प्लस x प्लस 6, ठीक है, माइनस 6 ले लेते हैं, माइनस 6 बराबर 0। इसको हल करना है, हल करने का मतलब क्या है, x का मान निकालना है। x का मान कब निकल सकता है, घात अधिकतम 2 है तो x का कब मान निकलेगा। देखो x का मान बोले, x का हल बोले, x का शून्यक बोले, x का शून्यांक बोले, सब एक ही चीज है। मूल होता है ना हो, हल शून्यक शून्यांक मूल सब एक ही चीज है, ठीक है ना। तो कुछ बोलेंगे तो इसमें निकालना क्या होगा, x का मान, ठीक है। तो शुरू करते हैं गुणनखंड विधि का पहिल का नियम। शुरुआत का जो है गुणांक को देखेंगे तो शुरुआत का गुणांक क्या है 2 और अंतिम गुणांक यानी कि c क्या है -6। तो -6 नहीं, अभी केवल संख्यात्मक मान ये प्लस वाला लेंगे तो 6 और ये 2 छके 12। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे ना कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाए। बीच का गुणांक कौन सी है 1, बीच का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पे कौन सी आ जाए 1। देखो शुरुआत वाला पॉइंट फर्स्ट में लास्ट में गुणा तो 2 छके 12 का ऐसा गुणनखंड निकालो ना दूगो कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला मिल जाए। बीच वाला कौन सी है 1 ना, ये जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 है ना। तो इसका गुणनखंड होता है 3 गुणे 4। 4 में से 3 घटेगा 1 आ जाएगा ना। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो शुरू से शुरू करेगा। पहले का एक गुणनखंड होगा 1 से कबर में 12 1 जोड़ोगे 13 घटाएंगे 1 आ रहा है नहीं आ रहा है तो ये करा के करेंगे कैंसिल। अब कैसे कटेगा 2 से कबर में 6 बार में, तो 6 बार में करा कि 2 और 6 को जोड़ो तो 8 घटाओगे तो 1 आ रहा है नहीं आ रहा, ये भी हो गया कैंसिल। अब कैसे 3 और 4 जोड़ो 3 7 तो काटना ना करेगा 1 ना चाहिए घटाओ करा के 1 घटाने पे आ गया ना। यानी कि ये जोड़ने पे काम नहीं किया, किस पे काम कर रहा है घटाने पे काम कर रहा है। किस में से किसको घटाएंगे 3 में से 2 को घटा होता है
या तो 3 में से 4 घटा देंगे, नहीं तो 4 में से 3 घटा देंगे। घटाव दो तरीका से हो सकता है ना, 3 में से 4 नहीं तो 4 में से 3। 3 में से जब 4 घटाएंगे तो माइनस 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो। अब तुम लोग डिसाइड करोगे कि एक प्लस वाला चाहिए कि एक माइनस वाला चाहिए। तो क्या लेके चलेंगे, 4 माइनस 3। तो चलो देखो 2x स्क्वायर याद देना पड़ेगा ना, हो बराबर लग गया है। 2x स्क्वायर प्लस x जतिया ना लिखोगे 4x माइनस -6 बराबर। पढ़ाई हो चुका है नहीं सब याद आ रहा है कुछ? देखो मैथ में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो एक स्टेप पीछे जाने को ही आना चाहिए। तो 4x में से 3x घटाओगे तो एक x आ जाएगा। कोई एक लिखा नहीं जाता है, वो हम लिखे हैं बस गुणांक के लिए। 4x में से 3x घटाओगे एगो x मिल गया ना, सही है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दो को कॉमन करते हैं, इन दोनों में से और ये दोनों में से। तो 2 और 4 में क्या कॉमन मिलेगा, 2 मिलेगा। दोनों के पास x है तो x मिल जाएगा कॉमन। देखो 2 का 2 निकल गया, x स्क्वायर था, एगो x निकाल लिए, एगो क्या बचेगा x। 4 में से 2 गया, 2 बच जाएगा, x का x बाहर निकाल दिए, क्या बचा अंदर x प्लस है 2। ये दोनों में 6 के पास 3 रहता है, 3 दूनी के 6। तो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। माइनसो कॉमन कर दे रहे हैं। माइनस कॉमन करने पे तन की डर के रहना चाहिए, क्योंकि अंदर अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस कॉमन करने पे अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। तो देखो माइनस कौची कॉमन करेंगे 3, तो इन 3 बाहरी निकाल दिए, बचेगा क्या एक सहाइजा माइनस है ना, क्या हो जाएगा जब बाहरी है। देखो कॉमन में माइनस रखोगे तो अंदर वाला चिन्ह क्या करोगे प्लस। माइनस रहेगा तो प्लस, अगर ऐजा प्लस रहता ना तो क्या लिखते क्या बचा हो बताओ। 6 में से 3 कॉमन किए हैं तो कोनो के 3 ना लग रहा है कि 3 बचेगा, भागा दिया जाता है। 3 से 6 में भागा दो कितना बराबर 0 हो गया। भाई बताओ दोनों बराबर आया है तो गुणनखंड विधि से बनाओगे ना तो भाई दोनों जो गुणनखंड है जो कॉमन पार्ट है ये क्या होना चाहिए बराबर आना चाहिए। बराबर नहीं आएगा तो समझो गलती हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। जो बराबर आ रहा है उसको एक बार लिख लो, कौची बराबर आया है x प्लस 2। अब लिखते हैं जो कॉमन किए हैं, कॉमन क्या किए हैं 2x, आइजा कॉमन क्या किए हैं -3 बराबर 0। एक के 0 बराबर करेंगे, जैसे x प्लस 2 है ना ये एकरा बराबर, आइजा कौची है 2x माइनस 3 एकरा बराबर। यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा प्लस 2 होने जाएगा, x का वैल्यू कितना देखो भाई 2x -3 इधर आएगा उठ के +3, 2 गुना में उधर जाएगा तो 3 बटा में 2। ये गुणनखंड विधि ना बना लोगे, गुणनखंड विधि ना बन पाएगा तुम लोगों से। ये क्वेश्चन पहले ही से हो गया होगा। चलो एक बार सभी लोग बढ़िया से गुणनखंड विधि को बना। 4.1 निकल गया हो, हमारा पास ना निकला भी। चलो एक्सरसाइज 4.1 का पहिलका क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहिलका में कह क्या रहा है सबसे पहले उसको समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें वो कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी कि जो नीचे दिया गया है ना वो द्विघात समीकरण है या नहीं ये बताना है। अच्छा बताओ कब द्विघात होगा, जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होगा तब। कब द्विघात नहीं होगा, जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं होगा तब। कोई दिक्कत है? अगर देखो व्यापक रूप के रूप फॉर्म में होगा, व्यापक रूप में होगा तो कहेंगे कि द्विघात समीकरण है, अब व्यापक रूप में नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले का क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, वो क्यूब है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। यही है ना, थोड़ा ध्यान से बढ़िया से समझना। तुम लोगों को एक साइड में समझ में आ रहा होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है, दूसरा साइड में ये समझ में आ रहा होगा कि 2 से गुणा करना है x में और 3 में, y में गावना के y लोग रहे हो 3 है ये। चलो देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं तो a प्लस b का होल स्क्वायर करते a स्क्वायर ना हो यानी कि x स्क्वायर, a की जगह पे x है ना,
अब प्लस 2ab, तो 2a के जगह पे एक, b के जगह पे दशमलव ना है, इंटू है, इंटू माने गुणा। अब प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर है, बी के जगह पे एक है, ए के स्क्वायर। अब बराबर 2 में x में गुणा होगा 2x, 2 से 3 में गुणा होगा, दोनों में गुणा होता है, दोनों पे ब्रैकेट लगाया तो दोनों में गुणा करना है। अब करो इधर कैलकुलेशन, जोड़ घटाओ गुणा भागा जो हो रहा है। x स्क्वायर 2 में x में 1 में गुणा होगा, कहाँ जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 है, और 2x माइनस 6, इसको इधर बोलाओगे ना हो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर लेके आओ, माइनस 2x माइनस 6 इधर लेके आओगे तो मैंने बचेगा क्या, जोड़ घटाओ कुछ हो रहा है। x स्क्वायर 2x में से 2x घट के 0 हो गया, खत्म। 6 1 7 बराबर 0। देखो कुछ नहीं है तो ऐसे है ना कि x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0। तुमको अधिकतम घात देखना है, कम से कम वाला है कि नहीं है उससे मतलब ही नहीं है, तुमको क्या देखना है, अधिकतम घात। अधिकतम घात कितना, 2। अधिकतम घात 2 है कि नहीं जा, तो ये कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण। तो बताओ ये द्विघात है। आइए अगर एक व्यापक रूप में करना चाहे तो कुछ नहीं है, जब बीच वाला मान bx नहीं है ना, एक जगह पे क्या लिख सकते हो, 0 गुणा x, तो x स्क्वायर प्लस 0 गुणा x प्लस 7 बराबर 0। x का कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 में x में गुणा होगा 0 हट जाएगा, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 7। वही चीज है ना, व्यापक रूप में दिखाने के लिए ऐसे किए हैं, ये जरूरी नहीं है करना, ठीक है। तो बताओ अपने व्यापक रूप में है ही, तो ये द्विघात है कि नहीं, तो लिखोगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। और जब रूप में है तो द्विघात है कि ना, तो लिखोगे इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत करना पाओगे इसे ना, हो जाएगा। दूसरा का क्वेश्चन ऐसे ही कब है, 8 गो है, इसमें 8 गो को सॉल्व करके लाना है तुम लोगों को, ठीक है ना। देखो एक चीज, 8 तो बताने वाले नहीं है, कल पूछोगे तो 2-3 गो और ही बता देंगे, ठीक है ना। तो घर पे जाना, ये बता दिए पहिल का, बाकी सब तुम लोग ट्राई करोगे। द्विघात है तो लिख लोगे कि द्विघात है, और द्विघात नहीं है तो लिख लोगे कि द्विघात नहीं है। कल क्लास में हम मिलवा देंगे कि कौन द्विघात है कौन द्विघात नहीं है, और जिन लोगों का गलती होगा वो बोलोगे, 2-3 गो क्वेश्चन और बता सकते हैं। मतलब 8 गो में से 4 गो हम बनाएंगे, 4 गो तुम लोग, दोनों दिक्कत है। तो चलो ये वाला उतार लो, बाकी घर से बना के लाना।